सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए क्लिक करें D&K अकेडमी और जाएं प्लेलिस्ट ऑप्शन पर, जहां आपको मिलेंगे पॉलिटी, जियोग्राफी, विज्ञान, हिंदी, MPGK, रीजनिंग और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो। This video is sponsored by mocktime.com। SSC बैंकिंग ऑल कंपटीशन एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें मात्र 100 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K अकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K अकेडमी। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर शो और आज हम बात करेंगे 21 और 22 जुलाई 2017 के करंट अफेयर्स के बारे में। क्योंकि इससे पहले 21 जुलाई का नहीं करंट अफेयर जो था नहीं आया था, इसलिए दोनों को कंबाइन हमने इसमें कर दिया है और कल से जो है रेगुलर पर डे का वीडियो आपको मिल जाएगा। ये 2 दिन का एक साथ वीडियो इसको हमने किया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना मैं देना चाहता हूँ। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मध्य प्रदेश में आप कोचिंग कोई चलाते हैं, कोचिंग संचालक है, तो हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें हम आपकी कोचिंग, यदि आपको उचित लगे तो आपकी कोचिंग में एक मोटिवेशनल क्लास और जो व्यापम ने नया पैटर्न दिया है परीक्षा का, उसकी तैयारी कैसे की जाए या MPPSC की तैयारी कैसे की जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए ऊपर 2 से 2.5 घंटे की हमारी क्लास होती है जो हम आयोजित करना चाहते हैं। मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि ये जो क्लास है पूरी तरह से निःशुल्क है, इसलिए इसके लिए आपसे ना आपके स्टूडेंट से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये क्लास जो रहेगी पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी और इतना मैं एश्योर कर देना चाहता हूँ, यदि आप ये क्लास अपने यहाँ आयोजित करवाते हैं तो यकीन मानिए आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपको जीवन भर थैंक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक कई जगह पे हमने क्लासेस ली है तो वहाँ का जो रिस्पांस आया है बहुत ही अच्छा फीडबैक और रिस्पांस हमें मिला है और हम इस चीज़ को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लेके जाना चाहते हैं ताकि सभी जो छात्र हैं उससे बेनिफिट प्राप्त कर सकें, उससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो यदि आप कोई कोचिंग संचालक हैं या किसी कोचिंग में आप टीचर हैं या अगर आप स्टूडेंट भी हैं जो किसी कोचिंग को जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप ये बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरी तरह से निःशुल्क होगी। क्लास जो होगी पूरी तरह से निःशुल्क होगी और प्रोजेक्टर बेस्ड क्लास रहेगी। सारी व्यवस्था प्रोजेक्टर वगैरह की हम खुद करते हैं, आपको उसके लिए अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आशा है जो अगर इंटरेस्टेड होंगे, जो चाहते हैं कि आपकी कोचिंग में क्लास हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपने शहर का नाम लिखकर और अपनी कोचिंग का नाम लिखकर बता सकते हैं ताकि हम आपसे बात कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें और आगे हम अभी इस चीज़ को आगे ले जा सकें। लेकिन अभी सिर्फ हम ये मध्य प्रदेश के लिए हम करेंगे, मध्य प्रदेश से बाहर के लिए अभी हम ये नहीं करने वाले हैं। जल्दी ही मध्य प्रदेश से बाहर के लिए भी करेंगे। अभी सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग जो कोचिंग संचालक हैं वही केवल कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की, तो किस देश के प्रशासन ने 15,000 अतिरिक्त H-2B वीज़ा देने की घोषणा की है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि H-2B वीज़ा जो दिया जाता है वो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। आखिर ये H-2B वीज़ा क्या होता है? देखिए, H-2B वीज़ा ये होता है कि अमेरिका की जो कंपनियां होती हैं जो कि लोगों को नियुक्त करती हैं, तो वो कंपनियां अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए ये दिया जाता है। यानी कि विदेशी कर्मचारी जो अस्थायी तौर पर अमेरिका में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये वीज़ा, उन कर्मचारियों के लिए ये वीज़ा जारी किया जाता है। वर्क परमिट की तरह आप इसे समझ सकते हैं। चूँकि अभी जो ट्रंप सरकार आई है, इन्होंने ये फैसला लिया है कि अब अमेरिका की नौकरियां अमेरिका के लोगों को ही मिलेगी, बाहर के लोगों को ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे वीज़ा संबंधित इश्यूज जो हैं वहाँ हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेकिन कंपनियों को इससे घाटा हो रहा था, तो कंपनी की रिक्वेस्ट पे 15,000 एक्स्ट्रा H-2B वीज़ा जारी करने की घोषणा की। तो अमेरिका के द्वारा ये घोषणा की गई। अमेरिका में राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है। अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं तो राजधानी यहाँ की कैनबरा है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मैल्कॉम टर्नबुल। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की जो प्रधानमंत्री हैं, महिला प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे
और राजधानी की बात करें तो लंदन है। कनाडा की बात करें तो कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा और यहाँ के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो जो है यहाँ के पीएम है। देखिए हम आपको ये नाम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि जब बार बार आप इन नामों को सुनेंगे, इनकी राजधानियाँ सुनेंगे, तो फिर अलग से आपको इनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दो काम हमारे एक साथ हो जाएंगे, आपका जीके भी हो जाएगा, जीए भी हो जाएगा, साथ में करंट की तैयारी तो बहुत अच्छी हो ही जाना है। तो 3-4 चीज़ें एक साथ सध जाएंगी, इसलिए हमने इस चीज़ को ये प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय जुड़ाकाओं ने 3 कांस्य जीती, यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाती है? तो जुड़ाकाओं मतलब भारत की जो जूडो खिलाड़ियां हैं, महिला खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा ये जीते गए हैं 3 कांस्य पदक 3 जीते गए हैं। तो ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी ये किर्गिस्तान में आयोजित की गई थी। ध्यान दीजिएगा, किर्गिस्तान वो देश है जो 1991 के बाद रशिया से यानी पूर्व सोवियत संघ से टूटकर बना था। और किर्गिस्तान की जो राजधानी की हम बात करें तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। वहीं तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान भी उसी पूर्व सोवियत संघ से टूटकर बना हुआ राज्य है और तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है अशगाबाद। और जैसा कि आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो पीएम है पाकिस्तान के राष्ट्रपति, आपको मैं बताना चाहूँगा पहले, पाकिस्तान के राष्ट्रपति महमूद हुसैन है। और वहीं पीएम की बात करें तो नवाज शरीफ जो है वहाँ के पीएम। इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य के वित्त मंत्री ने वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित करने का जो निर्णय लिया गया है ताकि जो लोग हैं उनको वित्तीय रूप से साक्षर किया जा सके, वित्तीय लेन देन के बारे में उनको अच्छे से जानकारी दी जा सके, और ये करने का निर्णय लिया है हरियाणा के वित्त मंत्री ने। और हरियाणा के वित्त मंत्री ने ये फैसला लिया है ताकि सभी लोगों को वित्त के बारे में जानकारी दी सके। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं और जो राज्यपाल हैं वो हैं कप्तान सिंह सोलंकी। वहीं यदि हम असम की बात करें, असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, बीजेपी से हैं, पहली बार बीजेपी के वहाँ सरकार बनी है और वहाँ पर जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित है। वहीं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के अंदर जो सरकार है या मणिपुर की जो राजधानी की बात कर लेते हैं पहले, तो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है और यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी है। वीरेंद्र सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और नजमा हेपतुल्ला जो है यहाँ की राज्यपाल है। वही उड़ीसा की हम बात कर लेते हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार है, भुवनेश्वर जो है यहाँ की राजधानी है और डॉक्टर एस.सी. जमीर जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। ध्यान दीजिएगा ये उड़ीसा के या बार बार आप नाम सुनेंगे तो आपको बहुत ईजिली में ये याद होने वाले हैं, अलग से आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस राज्य में लड़कियों की जन्म दर बढ़ाने, लिंग परीक्षण रोकने, उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य का दर्जा बढ़ाने के लिए शुरू की गई माझी कन्या भाग्यश्री योजना? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है माझी कन्या भाग्यश्री योजना। 1 अगस्त 2017 से सुधारित होकर लागू होगी, यानी 2017 से इसे लागू किया जा रहा है। और माझी कन्या भाग्यश्री ये योजना जो लागू की गई है महाराष्ट्र के अंदर लागू की गई है। यदि हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है। मुंबई जो है यहाँ की राजधानी है। वहीं यहाँ के अगर राज्यपाल की बात की जाए तो CH विद्यासागर राव जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। लखनऊ यहाँ की राजधानी है और राम नाईक जो है यहाँ के राज्यपाल है। उड़ीसा की हम बात कर ही चुके हैं, पिछले प्रश्न में मैंने आपको बता चुका हूँ। केरला की हम बात करें तो पी विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी और पी सदाशिवम जो है यहाँ के राज्यपाल है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय क्रिकेट टीम में गेंदबाजी कोच के रूप में किन की नियुक्ति की गई? तो गेंदबाजी कोच के रूप में भी हाल ही में जिस खिलाड़ी की नियुक्ति की गई है वो है भरत अरुण। ध्यान दीजिएगा, भरत अरुण के बारे में काफ़ी कुछ अभी एक तरह से विवाद जैसा भी चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुभव इन्हें नहीं है। कुछ 4 या 5 संभवतः मैच ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेले हैं और उसके बाद भी इन्हें गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए थोड़ा सा ये विवादित रहे हैं। अगले प्रश्न की बात कर लें, ब्रिटेन की प्रथम महिला सिख सदस्य जिसने गृह मामलात चयन समिति हेतु चुना गया, तो पहली महिला सिख है जिन्हें गृह मामलात हेतु चयन समिति के अंदर चुना गया है और ये जो महिला है ये प्रीत कौर गिल। ध्यान दीजिएगा, हरप्रीत कौर नहीं है, ये प्रीत कौर गिल वो महिला है।
वहीं अगले प्रश्न की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा जो प्रस्तावित भुगतान नियामक बोर्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का प्रस्ताव किया गया है कि एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा, उसके अध्यक्ष कौन होगा? और उसके अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो उसके अध्यक्ष होंगे आरबीआई के गवर्नर। पदेनाध्यक्ष होंगे आरबीआई के गवर्नर। वर्तमान में हम आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो उर्जित पटेल जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अगले प्रश्न की बात कर लें, 20 जुलाई 2017 को की गई मतगणना के बाद रामनाथ कोविंद जो हैं 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल जो है कब समाप्त हो रहा है? तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हम बात करें तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई 2017 को समाप्त हो रहा है। अगर हम कोविंद साहब की बात करें तो कोविंद जी जो है इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे और बिहार के राज्यपाल से इस्तीफा देके फिर एनडीए की तरफ से जो है चुनाव लड़े। बीजेपी जिसमें मुख्य बड़ी पार्टी है उनकी तरफ से चुनाव लड़े और एक तरफा जीत भी से कहा जा सकता है। विपक्ष में जो थी मीरा कुमार थी जो कि पूर्व लोकसभा की हमारे अध्यक्ष रही हैं, और बाबू जगजीवन राम जो कि पहली कैबिनेट से ही मंत्री श्रम मंत्री रहे हैं, उनकी बेटी रही हैं, राज्यसभा से सांसद रही हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो है इन दोनों के बीच का ये चुनाव था और 14वें राष्ट्रपति के रूप में ये निर्वाचित हुए। अगर सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे सबसे पहले राष्ट्रपति थे और सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 12 वर्ष का कार्यकाल सबसे लंबा अभी तक का उन्हीं का रहा है। 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले वो एकमात्र राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, हाल ही में व्हाइट हाउस के नियामक मामलों की सूचना कार्यालय प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यालय प्रमुख के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है ये भी इंडियन लेडी है, नियोमी राव इनका नाम है, नियोमी राव को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है? तो ये जो मंजूरी प्रदान की गई, ध्यान दीजिएगा सार्वजनिक क्षेत्र के, ध्यान दीजिएगा ये केंद्र के कर्मचारियों को नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की, जो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब होता है पब्लिक रीजन की जो उपक्रम होते हैं, जैसे कि जिनको सरकार की कंपनियां आप कह सकते हैं, जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनके जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी की बात हो रही है और ये 15% बढ़ोतरी की व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भाजपा के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा सांसद के रूप में उनके योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आप सभी को पता होगा, इनको नेपथ्य में डाल दिया गया है और ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी। एक समय बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे और अपने जीवन में खासकर जो हिंदुत्ववादी नेता के रूप में इन्होंने बहुत बढ़िया अपनी छवि बनाई और उनका जो लोकसभा के अंदर सांसद के रूप में जो कार्यकाल रहा है, उनका जो योगदान रहा है, उसके लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नेता रहे हैं खासकर बीजेपी के मायने से। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 10वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन अधिकतम 5 किलो तक होने का आदेश जारी किया है कि भाई स्कूल बैग जो है मैक्सिमम 5 किलो तक का वजन होगा 10वीं तक के छात्रों के लिए? एक तरह से जो बोझ बढ़ता जा रहा है छात्रों के लिए खासकर स्कूली बच्चों के ऊपर, उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया गया है और ये प्रयास किया है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना की हम बात कर लें, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो है के चंद्रशेखर राव और वहीं अगर हम यहाँ की राजधानी की बात कर लें तो हैदराबाद जो है यहाँ की राजधानी है। ESL नरसिम्हन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल यही हैं और ये साझा राजधानी शेयर करते हैं। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है, 10 सालों तक के लिए राजधानी सेम रहेगी, उसके बाद हैदराबाद अपनी खुद की राजधानी अमरावती पर काम कर रहा है। वहीं हरियाणा की हम आपको बता चुके हैं कौन मुख्यमंत्री है और कौन इसके राज्यपाल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की भी बात कर चुके हैं। राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार है। जयपुर जिसे पिंक सिटी कहा जाता है वो यहाँ की राजधानी है और जो राज्यपाल हैं कल्याण सिंह, बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता रहे हैं कल्याण सिंह, वो यहाँ के राज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय संस्थान ने एम आधार ऐप का लॉन्च किया है? और एम आधार ऐप का जो लॉन्च किया है वो किया है UDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि आधार बनाने का काम करती है। यूनिक से कहा जाता है, ये जो यूनिक नंबर है वो जारी करने का काम करती है और ये जारी किया है एम आधार ऐप, जिससे आपको वर्चुअली अपने मोबाइल में ही अपना जो
आधार कार्ड है उसे आप कैरी कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था इसके तहत की गई है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि केंद्र ने किस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्यों से बीमा कंपनियों की स्थापना करने को कहा है। तो राज्यों के अंदर बीमा कंपनियों की स्थापना करने को कहा गया है और ये कहा गया है फसल बीमा योजना के बारे में। सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी ये योजना थी और इसकी जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में आप समझ लें कि ये 13 जनवरी 2016 को इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और 18 जनवरी को हमारे गृह जिले सीहोर से प्रधानमंत्री जी आए थे और इन्होंने यहाँ से इसको इनॉग्रेट किया था, यानी इसको लॉन्च किया था 18 जनवरी 2016 को। तो ये इम्पॉर्टेंट योजना है। इसके अंदर जो है प्रीमियम काफ़ी कम रखा गया है और जो विभिन्न फसलों की हम बात करें, जैसे अगर खरीफ की फसलों के लिए बात करें तो खरीफ यानी कि जो बारिश के समय जो फसलें बोई जाती है, जैसे अभी जो सीजन चल रहा है जिसमें जो फसलें बोई गई हैं, धान, चाहे वो धान हो चाहे वो सोयाबीन हो, तो उसका जो प्रीमियम रहा है 2%। वहीं रबी की फसलों की बात करें, जब ये फसल कट जाएगी उसके बाद जो जिसे गेहूँ लगाया जाएगा तो और वो जो रबी की फसलें होगी उसका 1.5% जो प्रीमियम उसके अंदर भरना होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो किसानों को परेशानियां होती हैं, फसल बर्बाद हो जाती है कई कारणों से, प्राकृतिक कारणों से, तो उससे ये एक तरह से सुरक्षा देने का काम करेगी ये योजना। तो उसी के लिए ये योजना लागू की गई थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने कितने राज्यों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलता के लिए परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है। तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये 3 राज्यों को ये मंजूरी दी गई है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हम उनकी बात कर लेते हैं। वो 3 राज्य है, पहला है राजस्थान, राजस्थान के बाद जो दूसरा है गुजरात और तीसरा जो है सिक्किम। देखिए 3 राज्यों के अंदर जो है इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2015 के अंदर जो है राष्ट्रीय अनुकूल फंड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय अनुकूल फंड की स्थापना की गई थी और इस फंड से ये पूरी तरह से 100% जो इसमें पैसा दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसी फंड से इन तीनों राज्यों के अंदर इन परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। इसी योजना से वो राशि स्वीकृत की गई है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने किस कार्य के लिए IRDAI साइनिंग पैक्ट को मंजूरी दी है। ITRA साइनिंग पैक्ट जिसे कहा जाए, और ये मंजूरी जो दी गई है यह सूचना विनिमय के लिए ये मंजूरी दी गई है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के लिए एकीकृत माल और सेवा कर, माल मतलब वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 यानी कि IGST अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ा दिया गया है और ये बढ़ाया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। चूँकि जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशल प्रावधान है, जम्मू कश्मीर ने वहाँ अपने यहाँ इस जो GST है इसको लागू कर लिया है, तो उसके लिए ये है थोड़ा सा रियायत दी गई है, बढ़ाया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार किन्हें प्रदान किया। तो शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार जो दिया गया है इस बार का, वो दिया गया है अमन अग्रवाल को। अमन अग्रवाल ने 2017 के अंदर जो CBSE परीक्षा जो हुई थी उसके अंदर 12वीं के अंदर सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे और इनको जो है शैक्षणिक 12th के अंदर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के कारण शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक निवेश क्षमता वाला राज्य के रूप में किसे मान्यता प्रदान की है, जिसके जो सबसे अधिक निवेश प्राप्त करता है, और वो है गुजरात। मोदी जी का गुजरात, जहां से मोदी जी पहले मुख्यमंत्री थे। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में विजय रूपाणी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यदि यहाँ की राजधानी की बात की जाए तो गांधीनगर यहाँ की राजधानी है और राज्यपाल जो है OP कोहली साहब है। OP कोहली साहब को पास में वर्तमान में मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार है, यानी कि OP कोहली जो है गुजरात के भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात की जाए MP के अंदर तो शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा के नाम से जाना जाता है, वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और राजधानी जो है भोपाल। वहीं आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री है N चंद्रबाबू नायडू है। वर्तमान जो राजधानी है वो है हैदराबाद है और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है ESL नरसिंहन। वहीं महाराष्ट्र के बारे में हम बात करें तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है, मुंबई यहाँ की राजधानी है और CH विद्यासागर राव जो है यहाँ के
महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। हाल ही में चर्चा में रही महिला क्रिकेटर का निम्न में से क्या नाम है जिनका निक नेम है लेडी डिविलियर्स। एवी डिविलियर्स के नाम पर इनका निक नेम लेडी डिविलियर्स रखा गया है और इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ने हाल ही में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अंदर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 151 गेंदों के अंदर कुल माफ कीजिएगा 115 गेंदों के अंदर 171 रनों की पारी खेली है। इंपॉर्टेंट है, 171 रनों की जो पारी खेली है, बहुत ताबड़तोड़ पारी इनके द्वारा खेली गई है और इनको जाना जाता है लेडी डिविलियर्स के नाम से। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सरकार ने किन विशिष्ट व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी में से छूट प्रदान की है, यानी वो जो जिन वस्तुओं का यूज़ करते हैं उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो दिव्यांगों के लिए ऐसा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहले ये वर्ड विकलांग था लेकिन बाद में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये दिव्यांग शब्द दिया गया और अब दिव्यांग कहा जाता है। तो दिव्यांगों के लिए व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न की बात करें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आरंभ की गई योजना का नाम क्या है? तो ये जो योजना प्रारंभ की गई है ये आजीविका मिशन के तहत ये योजना प्रारंभ की गई है और इसका इसलिए नाम है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ध्यान दीजिएगा, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो आजीविका मिशन के लाइवलीहुड मिशन जो है गांव के अंदर चलता है, उसमें जो स्व सहायता समूह बने होते हैं उन स्व सहायता समूहों को इस तरह से जो 3 पहिया या 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि जो आवागमन की सुविधा है, जो परिवहन की सुविधा है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, उस सुविधा में विस्तार हो सके और जो स्व सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको भी एक आय का साधन उनके लिए बन सके, उनके लिए रोजी रोटी का एक साधन बनाया जा सके। तो इस चीज़ के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शॉटपुट महिला खिलाड़ी पर हाल ही में डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है? और ये जो खिलाड़ी हैं शॉटपुट यानी कि जो गोला फेंक की खिलाड़ी है, इनका नाम है मनप्रीत कौर, पंजाब की रहने वाली हैं और इनके ऊपर ये हाल ही में जो प्रतिबंधित दवाएं हैं इनके ब्लड सैंपल में पाई गई हैं, इसलिए इन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें। वरिष्ठ नागरिक के लिए जो नई पेंशन योजना आरंभ की गई है जिसका नाम है व्यय वंदना योजना में वार्षिक ब्याज दर जो है वो क्या रखी गई है, क्या वार्षिक ब्याज दर की व्यवस्था की गई है? तो जो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है इसके अंदर जो 8% जो है 8% की ब्याज दर इसको प्राप्त होगी। अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने आतंकवाद से मुकाबला करने हेतु कानून में संशोधन करने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा देश है खाड़ी देश जिसने आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए कानून में संशोधन करने की व्यवस्था की है? तो सऊदी अरेबिया जो है वो ऐसा देश है जिसके अंदर ये व्यवस्था की गई है। सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया के अंदर अभी भी राजशाही है। ध्यान दीजिएगा, राजशाही है। यहाँ के जो राजा है, किंग की बात करें तो वो है सलमान बिन अब्दुल्ला अल साउद। तो ध्यान दीजिएगा, सलमान बिन अब्दुल्ला या अब्दुल अल साउद जो है यहाँ के सुल्तान हैं। और राजधानी की बात करें तो सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है रियाद है। वहीं हम कतर की बात करें तो कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं अब्दुल्ला बिन नसर बिन खलीफा अल तानी और ये इनका नाम है, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है भाई, एक बार और सुन लीजिए आप, अब्दुल्ला बिन नसर बिन खलीफा अल तानी। और यहाँ कतर की जो राजधानी है वो है दोहा है। और इम्पॉर्टेंट अभी इसलिए कतर का संकट चल रहा है। आसपास के जो खाड़ी देश हैं उन्होंने अपने जो राजनयिक संबंध थे कतर से पूरी तरह से समाप्त कर लिए हैं और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का मैच टूर्नामेंट यहाँ पर होने वाला है। ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान है और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो है हसन रोहानी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वहीं इराक की बात कर लेते हैं। इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है और इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद मासूम जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये सऊदी अरेबिया है, इधर इराक है और ये ईरान है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कतर है और ये कुवैत है। चलिए
ये आज का हमारा वीडियो होता है यहीं समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। खासकर अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो भी कमेंट करें, और ना पूछे जाए तो आप हमें बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपकी कोई शिकायत है या कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। तो आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।